हिमाचल में सरकार को लेकर आप जानते हैं सस्पेंस लगातार बना हुआ है और सुबह से ही हलचल शुरू हो गई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पार्टी के विधायकों के साथ नाश्ते पर बैठक कर रहे हैं। नजर इस बात पर है कि इस बैठक में कितने विधायक शामिल होंगे। खबर यह है कि अब तक 12 विधायक ही बैठक में पहुंचे हैं। तो नाश्ते पर यह बैठक 12 विधायक अभी तक पहुंचे हैं। कुल 34 विधायक जिनका समर्थन कांग्रेस के साथ है। कितने विधायक यहां पहुंचेंगे, इसी को लेकर इस वक्त नजर बनी हुई है। गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट चलेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चलेगी। 5 साल चलेगी सरकार, चिंता नहीं करो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को ब्रेकफास्ट पे आमंत्रित किया है। यहाँ पे भी चर्चा होगी। सरकार बिल्कुल स्थिर है। 5 साल तक माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार हिमाचल में रही। हाँ जी, बिल्कुल स्थिर है, गवर्नमेंट स्थिर है। और अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, अदरवाइज गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा नहीं है। बुटेल जी भवानी जी कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर? नहीं, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, तो अच्छा ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए जी। पूरी भाजपा कह रही है अल्पमत में है सरकार। भाजपा। इस वक्त शिमला से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और सचिन मौजूद हैं। चंडीगढ़ से असीम बसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको सचिन के पास लेकर चलती हूँ और जरा सचिन से अपडेट लेते हैं। जहां ये नाश्ते पर बैठक बुलाई गई है, अभी तक 12 विधायक, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मामला फंस सकता है? पूरी 34 की 34 नंबर वाली प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगी इस नाश्ते पर या नहीं? सचिन जी देखिए, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जो है ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। एक तरह से अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। तो कम से कम बता रहा हूं मैं कि कम से कम 12 विधायक पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंच चुके हैं। शिमला शहर के विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से सुखविंदर सुक्खू जो है अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है। पर पिक्चर जो है थोड़ी देर में क्लियर होगी कि असल में कितने विधायक जो हैं वहाँ पहुँचते हैं, कितने विधायक खुल के जो हैं सुखविंदर सुक्खू के समर्थन में हैं। तो ये तस्वीर जो है थोड़ी देर में साफ होगी। और दूसरी तरफ तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण तो ये आप कह रहे हैं कि कम से कम 12 पहुंच चुके हैं विधायक, लेकिन विक्रमादित्य सिंह खुलकर जिन्होंने कल अपनी नाराजगी दिखाई थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से और अपनी सुक्खू वाली सरकार से, वो अभी तक पहुंचे या नहीं, इसको लेकर जानकारी ये है कि अभी तक विक्रमादित्य सिंह तो नहीं पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक विक्रमादित्य सिंह पहुंचे नहीं है इस बैठक में। हालांकि अभी तो नाश्ते का समय है, पहुंचा जा सकता है। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आपको अभिषेक उपाध्याय? पहुंचेंगे या गैर हाजिर रहेंगे विक्रमादित्य सिंह? और अगर विक्रमादित्य सिंह गैर हाजिर रहते हैं तो फिर उनके खेमे के और कितने विधायक जो यहां नजर नहीं आएंगे आज, क्या है संख्या? अभिषेक। रोमना, देखिए, नाश्ते का समय भले ही अभी हो, लेकिन जो राजनीति का समय है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं इस समय विक्रमादित्य सिंह के घर पर ही हूं और देखिए उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं और वो अभी घर पर ही मौजूद हैं। वो अभी सुक्खू ने जो बुलाई है ब्रेकफास्ट विधायक की बैठक, वहां पर नहीं गए हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके जो समर्थक हैं ये सुबह से ही यहां पर आए हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इनकी जो फीलिंग्स है वो आप जब सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है जहन में। कल विक्रमादित्य सिंह जी रो दिए, अपनी बात कहती हो भावुक हो गए। आप लोग उनके समर्थक हैं, क्या मानते हैं? जो मांग है जो राजा साहब का, हमारी आस्था है राजा वीरभद्र सिंह, जो 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, 4 बारी क्या नाम कैबिनेट के सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, 4 बारी का ही आवाज है, 4 बारी क्या नाम पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। हमारी उम्र उतनी नहीं है जितना समय उन्होंने राजनीति में गुजारा है। हमारी उम्र अब 60 साल की नहीं हुआ, वो 65 साल। अभी हम आपसे विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। राजा साहब के बारे में हम सब जानते हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ तो टीका साहब हमारा भविष्य है। आपका भविष्य कौन है? टीका साहब हमारे भविष्य है। विक्रमादित्य सिंह जी साहब आपके भविष्य है? हमारा भविष्य, हम रामपुर से, रामपुर से। आप उनको सीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। बहुत जोर से आप कह रहे हैं देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, किसी भी हालत में बिल्कुल बिल्कुल उनके घर पे, हाँ उनके घर में, उनके घर पे मौजूद है और उनको सीएम देखना चाहते हैं।
100%। उनके साथ में नाइंसाफी हुई है क्या? जो उनके आंसू कल गिरे हैं नाइंसाफी का प्रतीक वो तो एक अंदर का मामला है। मामला है, लेकिन अब तो बाहर आ गया, अब अंदर कहाँ है। हाँ, उन्होंने यहाँ भी कहा कि आपने राजा जी की बात कही, राजा साहब के लिए जमीन नहीं मिली उनकी मूर्ति लगाने की। हाँ, ये शर्म की बात है जी। आप स्पष्ट करते इस बात को। अगर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता थे, आधुनिक हिमाचल के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह थे। आप अपना परिचय दीजिए मुझे। मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, सतीश वर्मा। आप पद पे हैं अभी, आप मतलब एक्स नहीं है, पूर्व नहीं है, चलिए, मैं भूतपूर्व नहीं लौटूंगी है। आपके पास। ये समर्थक हैं विक्रमादित्य सिंह के, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। विक्रमादित्य सिंह अभी अपने घर से निकले नहीं हैं, घर के भीतर ही मौजूद हैं। देखना दिलचस्प होगा, विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो नाश्ते पर बैठक बुलाई है, उस नाश्ते वाली बैठक के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के आवास पर या नहीं? अपनी गैर हाजिरी से एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज फिर से देंगे विक्रमादित्य सिंह, इस पर हमारी नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट को लेकर जानकारी सामने आई है। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों की सदस्यता पर खतरा है। बागी विधायकों पर स्पीकर फैसला ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बड़ा फैसला लेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कल इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और स्पीकर ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था, जिसको लेकर आज माना जा रहा है कि स्पीकर की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। 11 बजे पठानिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इस बीच हिमाचल में जो सरकार है उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस की सरकार रहेगी, जाएगी, हिमाचल में कैसे बची रहेगी सरकार, ये आप देख लीजिए। फिलहाल कांग्रेस के 40 विधायक हैं। अच्छा, 6 बागी जो हो गए, अयोग्य अगर वो ठहरा गए तो फिर कांग्रेस के विधायकों का नंबर घटकर 40 से आ जाएगा 34 पर। ये 6 विधायक जो है वो अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। ऐसे में अब होगा क्या? बागी 6 विधायक सदन की कार्रवाई से दूर रहते हैं तो जाहिर सी बात है जो बहुमत का आंकड़ा है वो घट जाएगा, वो 32 पर आ जाएगा और सरकार को समर्थन 34 कांग्रेसी विधायकों का है। मतलब बहुमत से 2 ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास रहेंगे। बीजेपी का आंकड़ा वही अपना 25 और 3 निर्दलीय अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो भी ये आंकड़ा 28 पर ही पहुंचता है। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस की सरकार तब तक बची हुई नजर आती है जब तक 34 के 34 इंटैक्ट एक साथ रहते हैं। 6 बागियों से सिर्फ सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इन 34 में भी सेंधमारी हो जाती है फिर तो सरकार बचना मुश्किल होगा। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कांग्रेस की सरकार बची रहे, उसे बचाने वाला फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से क्या तय पाया गया है? सुक्खू तो अभी तक बने हुए हैं मुख्यमंत्री, कल उनके इस्तीफे की बातें कही जा रही थी, क्या होने वाला है? देखिए रोमाना, पहले तो मैं ये बता दूं, ये पूरा जो प्रतिभा सिंह और उनके परिवार का एक्सरसाइज है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काबिज होने का, इसको जब सरकार बन रही थी तब भी मैंने शिमला में देखा था। अभी जब अभिषेक बात कर रहे थे आप पीछे उंगलियों में गिन सकती थी 6-7 लोग। ये बार बार कोशिश होती है, वीरभद्र सिंह लगातार कई बार मुख्यमंत्री रहे, इस बार लीडरशिप ने तय किया था उनके परिवार से अलग संगठन के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना है और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहा। अब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, 6 लोगों ने क्रॉस वोट किया, लिहाजा ये बात सामने आई, ऑब्जर्वर्स भेजना पड़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वक्त आ गया उनको बदलने की। जो मेरी टॉप सोर्सेज से बात हुई, मुझे जो इंडिकेट किया है वो फॉर्मूला जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो यही है कि प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया है और उन्होंने सभी से बात की और सभी को ये बात समझाया है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलना कोई बड़ा करेक्ट पॉलिटिकल स्टेप नहीं होगा। ऐसे में सबको साथ रहने की जरूरत है। कई लोगों की नाराजगी भी उन्होंने दूर की और ऐसा सोर्सेस क्लेम करते हैं कि 3 विधायकों को मना भी लिया गया। उन पर स्पीकर क्या फैसला करते हैं? अगर ऐसा होता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए तो हाउस की स्ट्रेंथ गिर गई, कांग्रेस को फिर भी सरकार उनकी खतरे में नहीं पड़ती है। देखिए, इसके बावजूद रोमाना, अगर प्रतिभा सिंह और उनके समर्थक अभी भी आगे जाकर, जबकि प्रियंका गांधी ने उनसे बात की है, विक्रमादित्य मेरी जानकारी में वो कुछ नहीं करेंगे, फिर भी करते तो मुझे लगता है दैट विल बी डायरेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी पार्टी लीडरशिप। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनको दिक्कत पार्टी से नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू से। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीर ये उभर रही है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोशिश न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचाने की, बल्कि कांग्रेस की जो बची कुची साख है उसे भी किसी तरीके से बरकरार रखा जाए। इसीलिए जिस फॉर्मूले का जिक्र अभी आशीष कर रहे थे कि साहब प्रियंका गांधी का इंटरवेंशन और कोशिश ये कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक किसी तरीके का कोई बदलाव, कोई चेंज स्टेट लेवल पर लीडरशिप में इस लिहाज से ना किया जाए कि मुख्यमंत्री के चेहरे को ना बदला जाए। हालांकि औपचारिक तौर पर होगा क्या, ये तो अभी वो जो नाश्ते वाली बैठक चल रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर, उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। क्या अपनी ताकत, नंबर के जोर पर कहीं ना कहीं
जो प्रतिभा सिंह हैं या विक्रमादित्य सिंह हैं वो कांग्रेस आलाकमान को झुकने पर मजबूर कर देंगे, इसको लेकर भी एक सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं हिमाचल के लोग चाहते हैं बीजेपी सरकार बने। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कांग्रेस आलाकमान सीएम बदलना चाहता है, लेकिन सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मांग की कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस डरी हुई है, उसके पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं जयराम ठाकुर। नोटिस भेजा है और नोटिस के माध्यम से सिर्फ सस्पेंशन नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ उनका जो है वो उनकी सदस्यता को समाप्त करने की दिशा में आज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। इससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर संख्या बल नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, और लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये सरकार ही बदलनी होगी, और सरकार बदल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये पूरा प्रदेश चाहता है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमाचल से। हिमाचल के बागी 6 विधायक अभी भी पूरी तरीके से बीजेपी के ही साथ डटे हुए हैं, कांग्रेस के संपर्क के बाहर हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी कांग्रेस के कुछ और विधायकों के भी संपर्क में। सभी 6 जो बागी विधायक हैं और निर्दलीय जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी असीम बसीर इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं असीम के पास। तो कुल मिलाकर बागी विधायक सदस्यता जाने से भी कोई असर उन्हें नहीं पड़ने वाला, डटे हुए हैं बीजेपी के साथ, यही अभी तक की तस्वीर सामने उभर रही है। असीम जी हाँ रोमाना, मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में जब देखते हैं हमने कई स्टेट्स में हुआ जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, और परसों से ही ये शाम को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आए, उसके बाद हॉलीडे इन चले गए, फिर चॉपर में गए, हमने कल दिखाया था, और कल रात से इस आलीशान होटल जो चंडीगढ़ में है, ललित होटल है, इसके अंदर कल शाम से ये जो 6 विधायक हैं, बागी विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी हैं। आज सुबह से हम सुबह 7 बजे से यहाँ हैं, पहले ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अंदर, सिविल्स के अंदर विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वो लोग अंदर हैं, हिमाचल नंबर की फॉर्च्यूनर्स अंदर हैं, इनोवाज अंदर हैं, इंडेवर्स अंदर हैं, जिस पे एमएलएज तक लिखा हुआ है। सो ये लगातार जो है, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, कुछ हो रही है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लगातार ये एमएलएज जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं। कल वो हरियाणा में थे जहाँ बीजेपी रूल स्टेट है, आज ये यूटी में हैं जहाँ यूनियन टेरिटरी है। सो टोटली जो है उनके हिसाब से ही अभी सब सिस्टम चल रहा है, लेकिन स्पीकर क्या करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उनको बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन जहां तक की बात हिमाचल पॉलिटिक्स की है, एक बात जो कही जा रही है असीम बसी, आपके पास इसको लेकर कोई खबर है क्या कि ये 6 जो बागी विधायक हैं? अच्छा, मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच जरा अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय जो हैं वो इस वक्त विक्रमादित्य सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, कुछ अपडेट है वहां पर, क्या हलचल हो रही है अभिषेक? देखिए, विक्रमादित्य सिंह बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं रोमाना। जैसे वो निकलेंगे वैसे ही उनकी बात भी सुनाएंगे दर्शकों को कि आखिरकार उनका क्या कहना है। निकल रहे हैं मतलब नाश्ते पर जा रहे हैं, बातचीत सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जा रहे हैं, वहीं के लिए निकलेंगे। ये अभी चेक करना पड़ेगा हमको, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार उनके आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके समर्थक यहां पर हैं। अगर वो यहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पे जाते हैं तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा, नहीं जाते हैं तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डेवलपमेंट यहां पर बहुत तेजी से बदल रहे हैं रोमाना। कुछ देर में ही इंतजार करना होगा, क्योंकि यहां पर उनकी गाड़ी लग चुकी है और बस कुछ ही क्षण में वो बाहर निकलने वाले हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और वो ये मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक में अब तक 24 विधायक पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ देर पहले तक जो नंबर 12 पर था वो बढ़कर अब 24 पर पहुंच चुका है। 34 विधायकों को पहुंचना है, 34 विधायक पहुंचेंगे या नहीं, इसी पर नजर बनी हुई है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, अब तक 24 पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने पहले 12 विधायक कहा था तो जो मुझे अपडेट आया था कि कम से कम 18 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं, पर अभी संख्या जो है
24 हो गई है। तो ये अपने आप में बड़ा फिगर है कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जो सुखविंदर सुक्खू कर रहे हैं उसमें 24 विधायक जो हैं वो पहुंच गए हैं। तो एक तरीके से वो चीफ मिनिस्टर के साथ जो है अपनी सॉलिडारिटी जो है वो ज़रूर दिखा रहे हैं सीएम के ब्रेकफास्ट पे जाके। तो ये एक सिग्नल जो है ज़रूर है सुखविंदर सुक्खू के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, और यहाँ की जो सरकार बचाने की जो कवायद कांग्रेस की चली है और टॉप लीडरशिप की जो कवायद चली है कि सुखविंदर सुक्खू को चीफ मिनिस्टर रखा जाए कम से कम लोकसभा इलेक्शंस तक। तो 24 विधायकों का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, यकीनन 24 विधायकों का पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि कहां तो ये जो बचे हुए 34 थे, इनमें से ये कहा जा रहा था कि 20 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराज हैं, वो बदलाव देखना चाहते हैं सीएम के चेहरे में। लेकिन अब यहां पर तस्वीर बदलती हुई इस लिहाज से कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर नाश्ते पर जो बैठक बुलाई गई है उसमें अभी तक 24 विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ और के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करेंगे बीजेपी की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली है ये बैठक और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा के लिए 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला लिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े चेहरों के नाम का ऐलान हो सकता है। और इतना ही नहीं, 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी उन सीटों को लेकर भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला ले सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज शाम तक मुमकिन है नीरज? देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, जेपी नड्डा और केंद्रीय चुनाव समिति के सारे सदस्य रहेंगे। कोर कमेटी की बैठक लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और 2 राज्य और हैं जिनकी बैठक अभी होनी है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक ये बैठकें चलेंगी, यानी कि यूपी भी पूरा लगभग पूरा कर लिया जाएगा और दूसरे राज्य भी पूरे कर लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें जारी कर दी जाएं जिनमें उम्मीदवार देना ही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में भी चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो पहले से कैंडिडेट देने से उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा और उस सीट पर रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलेगी। ये फार्मूला ऑलरेडी उन्होंने अभी हाल ही में जो 5 राज्य के चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था, जिसमें 3 राज्यों में बहुत अभूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो यही प्लानिंग इनकी ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसी सीटें पहले रिलीज कर दी जाएं जिनमें तैयारी करने का मौका मिल जाए, प्लस कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें कैंडिडेट्स उतारना ही उतारना, जैसे बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाना ही है, गांधीनगर से अमित शाह जी को चुनाव लड़ाना ही है। इसी तरह तमाम सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े लोगों को चुनाव मैदान में उतारना ही है। इसलिए भाजपा की प्लानिंग ये है कि या तो आज देर रात तक पहली लिस्ट रिलीज कर देगी और या भारतीय जनता पार्टी कल सुबह ये रिलीज कर देगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मतलब वो सीटें जो एक तरीके से पार्टी का गढ़ और जहां पर उम्मीदवार के नाम को लेकर किसी तरीके का कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं, उन सीटों पर, और साथ ही साथ जैसा कि नीरज पांडे ने बताया वो सीटें जहां पर पिछली बार 2019 में बीजेपी हारी थी, उन सीटों को लेकर 100 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जिस पर मुहर आज लगनी तय है और नामों का ऐलान शाम या फिर कल तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, टीएमसी के नेता शेख शाहजहां को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मिनाका इलाके से गिरफ्तार किया गया है शेख शाहजहां को। ईडी अफसरों पर हमले के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। फरार चल रहा था शेख शाहजहां लंबे वक्त से। 5 जनवरी 2024 वो तारीख थी जब ईडी की टीम पर हमला किया गया था शेख शाहजहां के समर्थकों की तरफ से। तभी से ईडी को शेख शाहजहां की तलाश थी और शेख शाहजहां 5 जनवरी से ही फरार चल रहा था। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा शेख शाहजहां को और रिमांड मांगेगी पुलिस शेख शाहजहां की। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां, जिसको लेकर सियासत इस रूप में गरमाई हुई थी पश्चिम बंगाल की कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि राज्य सरकार, ममता सरकार शेख शाहजहां को बचा रही है और आखिरकार अब शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं गवर्नर सीवी आनंद बोस, उन्होंने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर संतोष जताया है। I told you
there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. I'm glad that good things are happening. राज्यपाल की तरफ से संतोष जताया गया है। आपको ध्यान होगा पिछली बार इसी मामले पर जब सुनवाई हुई थी अदालत में, तो अदालत की तरफ से साफ किया गया था कि कोई स्टे नहीं लगाया है शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर, और आखिरकार अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं श्रीनिवास से, बताइए जरा किस तरीके से मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारी। जी श्रीनिवास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्रीनिवास मुझे लगता है ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे श्रीनिवास से, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई में एक बड़ा संदेश इस गिरफ्तारी के बाद जा रहा है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और पश्चिम बंगाल के मीनाका इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। श्रीनिवास, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए किस तरीके से मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारी। कल रात 3 बजे के करीब जो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी और कहीं से नहीं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी संदेश खली के आसपास से हुई है। बस आप कह सकते हैं कि एक साइड में संदेश खली, बीच में नदी, और दूसरी तरफ का वो इलाका जहां से शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर उसी इलाके से कहा जा सकता है जहां आरोपों में घिरा हुआ था शेख शाहजहां, वहीं से उसकी गिरफ्तारी होती है। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भी हालांकि राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनकी पार्टी के आंदोलन की वजह से ही सरकार दबाव में आई और गिरफ्तारी हुई। वहीं ममता की पार्टी कह रही है गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सरकार राजधर्म का पालन कर रही है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं रहता तो शाहजहां को बहुत पहले अरेस्ट कर लिया होता। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब कोर्ट स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया, हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी बोला था 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 दिन नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट कर दिया गया। ये सबूत होता है तृणमूल कांग्रेस कितना कॉम्पिटेंटली, कितना प्रोएक्टिवली, कितना प्रो पीपल वे में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। तो आखिरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी पर जो सियासत हो रही है, टीएमसी श्रेय लेने की कोशिश में जुट गई है इस गिरफ्तारी को लेकर। टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी का मामला उठाने के बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट के फैसले की वजह से पुलिस गिरफ्तारी से बच रही थी, हाईकोर्ट से मंजूरी मिलते ही गिरफ्तारी हो गई है, कुणाल घोष कह रहे हैं। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा।
कुणाल घोष कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से स्टे था, हाथ बंधा हुआ था और स्टे हटा दिया तो गिरफ्तारी देखिए हो गई। हालांकि हाईकोर्ट में जब मामला आया था, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कोई स्टे नहीं है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कह रही है, ये सुनिए। Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand. और इस बीच संदेशखाली कांड को लेकर सियासत लगातार सुलझी हुई है। संदेशखाली में हंगामे के बाद आज बीजेपी नेता संदेशखाली जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली के लिए रवाना हो गए हैं। हाईकोर्ट ने संदेशखाली जाने की इजाजत दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी रवाना होते हुए संदेशखाली के लिए। कोशिश पहले भी की जा चुकी है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, हालांकि वो पहुंच नहीं पाते हैं वहां पर, राज्य पुलिस उनको रोक लेती है। इस बार हाईकोर्ट ने संदेशखाली जाने की इजाजत दी है। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली के लिए रवाना हुए हैं। सशर्त ये इजाजत दी गई है अदालत की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश शायद ही हों। मुश्किल बताया जा रहा है अखिलेश यादव का सीबीआई के सामने पेश होना। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीबीआई ने समन जारी कर अखिलेश को गवाह के तौर पर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। ये मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब का ये अवैध खनन का मामला है। मामले में अखिलेश आरोपी नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, बतौर गवाह अखिलेश यादव को बुलाया गया था सवाल जवाब के लिए। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में गवाह के तौर पर सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अखिलेश को आज दिल्ली बुलाया है। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज शायद ही अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश हों। और ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, अवैध खनन वाला, जिसमें बतौर गवाह सीबीआई ने अखिलेश को बुलाया है, वो समझ लीजिए आप। ये मामला कहां का है, तो उत्तर प्रदेश का ये मामला है, आप जानते हैं। कुछ और जानकारियां इसी अवैध खनन मामले के से जुड़ी हुई अब आपको देते हैं। आगे बढ़ाइए, इसको जानकारी और लाइए। किसके तहत समन दिया गया है, वही सीआरपीसी की 160 जो धारा है उसी के तहत अखिलेश यादव को समन दिया गया है। अच्छा, क्यों बुलाया गया है ये जान लीजिए आप। बतौर गवाह बुलाया गया है अखिलेश यादव को, आरोपी नहीं बल्कि गवाह के तौर पर सीबीआई ने बुलाया है। तो अवैध खनन का ये मामला, उत्तर प्रदेश का मामला, उस समय का मामला जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 22 जिलों में ये अवैध खनन वाला मामला फैला हुआ था। कब अवैध खनन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री तब अखिलेश यादव थे। 2012 से लेकर 2016 के बीच में उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में ये अवैध खनन का मामला, और उस समय सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी। अखिलेश यादव उस सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो बतौर गवाह सीबीआई की तरफ से अखिलेश यादव को बुलाया गया है। केस दर्ज करने का आदेश बाकायदा अदालत की तरफ से दिया गया था 28 जुलाई 2016। उसके बाद इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया साल 2016 में अदालत के आदेश के बाद। अवैध खनन की जांच जो है वो अब सीबीआई के जिम्मे है। सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है। अब पेश होंगे अखिलेश, अभी तक जवाब है नहीं। आज बतौर गवाह अखिलेश यादव पेश नहीं होंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय, क्या वजह बताई जा रही है? बतौर गवाह सीबीआई ने बुलाया है, अवैध खनन मामला है, आज क्यों सीबीआई के सामने नहीं जा रहा है अखिलेश यादव? देखिए, आपने रोमाना पूरा मामला बताया कि अवैध खनन का मामला क्या था और किस तरह सीबीआई इसकी जांच कर रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ ही साथ वो खनन मंत्री भी थे, और आज उनको बतौर गवाह सीबीआई ने बुलाया है गवाही देने के लिए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं पहुँचेंगे, दो प्रमुख कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। पहला तो ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो पहले का शेड्यूल था उसके तहत उनकी कई सारी बैठकें लगी हुई हैं उनके सपा मुख्यालय में, जिनमें से अहम बैठक है पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो कई पदाधिकारी हैं उनके साथ में लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी बनानी है, तो वो अहम बैठक है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चे की भी अहम बैठक है, जिसमें कई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के आएंगे। तो आज ये दो प्रमुख कार्यक्रम अखिलेश यादव के लगे हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि लीगल जो एडवाइज़र हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे जब रायशुमारी की गई है
तो अभी उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस समन पर जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी समन कर रही है, बावजूद उसके वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ उसी पैटर्न पर अखिलेश यादव भी सीबीआई के समन पर नहीं पहुंचने वाले हैं, जो पुख्ता जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। रोमाना, लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार उतारने की धमकी एक तरीके से अखिलेश यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता है मोहम्मद फरहान, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वो ये कह रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन में उन्हें भी शामिल करे, उन्हें भी सीट दे, वरना तो वो अपने दम पर उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में 5 सीट एआईएमआईएम को मिलनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए जरा। इन दावों में कितनी सच्चाई है और वो कौन सी सीट होगी जिस पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान जी हैं। फरहान जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी बड़ी मजबूत है हमारी और हम 20 से 25 सीटों पर इंशाअल्लाह ताला अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश से, तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में दलित और मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ी मोहब्बत करता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की किसी भी सीट से वो लड़ जाएंगे तो उनको जीत बिल्कुल निश्चित है। इसमें कोई इफ़ और कोई बट की बात नहीं है। अब बात मैं उत्तर प्रदेश की करता हूं, तो उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसका मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीट से पर्चा भरेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की जनता का कहना है कि सिर्फ आप पर्चा भर करके आप हैदराबाद से जाकर चुनाव लड़िए, हम आपको जिम्मेदारी के साथ हर बच्चा, हर बूढ़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन करके चुनाव लड़ेगा और सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेने आइएगा। लेकिन वो उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट है जहां से आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं? मैं ये सीट का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और नाम बताना जल्दीबाजी होगी और नाम बताने से एक दिक्कत ये भी होगी, जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी और हम नहीं चाहते कि किसी की रातों की नींद उड़े। अभी जिस तरीके से आराम से सो रहे हैं उस तरीके से सोते रहें। आप इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाने की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। पार्टी के कई, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से आप लोगों की बातचीत भी चल रही है, तो आखिरकार क्यों आप लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? उसके ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अगर इंडिया अलायंस में वो चाहते हैं कि हम उनकी रातों की नींद न उड़ाएं और पार्टी गठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, तो जिस तरीके से पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगा था, उस तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं कि इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए, दलित एम्पावरमेंट के लिए, इनकी अच्छी शिक्षा के लिए, इनकी आवाज़ की सरबुलंदी के लिए सिर्फ 5 सीट दे दो। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप सुन रहे थे, जो मोहम्मद फरहान हैं, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, वो बड़ा दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की एक सीट से लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।